गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू ITube क्लासेस। दोस्तों आज है अक्टूबर 7, 2021, थर्सडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज के न्यूज़पेपर में से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज का MCQ देख लेते हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। मैं कमेंट सेक्शन में आपको कल इस आंसर का एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप उसको जाके भी वहां पे पढ़ सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स द प्रोविजंस फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। क्योंकि आजकल बहुत सारे, जैसे कन्हैया कुमार का एग्जांपल देख लो। कन्हैया कुमार जो है उन्होंने पार्टी चेंज की है, कांग्रेस में आए हैं, तो जिसकी वजह से उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा है। वेस्ट बंगाल के अंदर भी कई लोगों के ऊपर ये लगा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो। द मेंबर्स डिस्क्वालिफाइड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ आर डिबार्ड फ्रॉम द कंटेस्टिंग इलेक्शंस फॉर द नेक्स्ट 5 years। ये स्टेटमेंट भी आप ध्यान से पढ़िए। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, द डिफेक्शन बाय एटलीस्ट 1/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज कंसीडर्ड अ मर्जर। इस स्टेटमेंट को भी ध्यान से पढ़िए। लक्ष्मीकांत के अंदर ये चैप्टर दिया हुआ है, आपके नोट्स के अंदर भी मेंशन होगा। उसके बेसिस पे आपने मुझे बताना है कि ऑप्शन 1, B, A, B, C और D इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो आपका कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। कल वाले न्यूज़पेपर में मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फ्रंट पेज से। आज के फ्रंट पेज पे जो सबसे पहली न्यूज़ है, देखिए वो तो यहाँ पे जो यूपी में वायलेंस हुआ है उसके बारे में है। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, 1-2 दिन से हम उसके बारे में बात कर रहे हैं पहले से ही। उसके अलावा J&K में एक सिविलियन थे, वो फार्मासिस्ट थे, उनकी मिलिटेंट से उनकी हत्या कर दी गई है अनफॉर्चुनेटली। तो एज सच हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट है और मिलिटेंट मूवमेंट्स हैं, नक्सलिज्म वाला भी। तो GS पेपर 3 से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो, जहाँ पे ये एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हो कि रिसेंटली J&K में वायलेंस हुआ है। तो GS पेपर 3 के हिसाब से सेपरेटिज्म, मिलिट्रिज्म और आर्टिकल 370 एंड ऑल दैट वो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में जो मूवमेंट चल रही है, आसाम में, नागालैंड वगैरह में, ऑल दैट जम्मू एंड कश्मीर की जो मूवमेंट है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो उस पर्सपेक्टिव से आप कर सकते हो। एक ब्रॉड टॉपिक में आप कर सकते हो, उसमें इस एग्जांपल को, एक छोटे से एग्जांपल का मेंशन कर सकते हो। चलिए अगली न्यूज़ क्या कहती है। न्यूज़ कहती है WHO रिकमेंड्स फर्स्ट एंटी मलेरियल वैक्सीन। इस दुनिया में लाखों लोगों के लिए ये वरदान साबित होने वाला है। पहली बार ऐसा हुआ है कि WHO ने कोई एंटी मलेरियल वैक्सीन को रिकमेंड किया है। देखिए न्यूज़ क्या कहती है, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। न्यूज़ जो कहती है वो कहती है कि एक कंपनी है जिसने एंटी मलेरियल वैक्सीन बनाई है। ये एक UK बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। इसने जो वैक्सीन बनाई है उसका नाम है मॉस्किटोरिक्स। याद रहेगा आपको, मॉस्किटो से याद रख लेना, मॉस्किटोरिक्स नाम है इस वैक्सीन का। ये क्या करती है, जो बच्चे 5 साल की एज से बड़े होते हैं उनको डोज दी जाती है। कितनी डोज दी जाती हैं? 4 डोज दी जाती हैं। याद रखना आपने। दुनिया भर में लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोग, 2019 का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, 2019 में लगभग 4 लाख लोगों की मलेरिया से डेथ हो गई थी, जिनमें से मोस्टली लोग वो अफ्रीकन सब सहारन कंट्री में थे। ठीक है, 2,60,000 लोग तो सिर्फ वहीं पे थे। ये आपको थोड़ा सा यहाँ के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन थोड़ा मलेरिया के बारे में अगर आप जानो तो देखिए, ये जो कंपनी है ना यार, ये कंपनी पिछले 30 साल से वैक्सीन बनाने में लगी हुई थी। फाइनली इसको कुछ सक्सेस मिली है, तो इस दवाई को रिकमेंड कर दिया गया है। मलेरिया किस वजह से होता है? देखिए मलेरिया किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है, मलेरिया किसी वायरस की वजह से भी नहीं होता है। मलेरिया होता है एक पैरासाइट की वजह से। पैरासाइट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी और की बॉडी के ऊपर सर्वाइव करते हैं। जैसे जो किसी आदमी के सर में जुएं हो जाती है ना, तो जुएं भी एक पैरासाइट होता है ना। अब जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके कान के आसपास वो कुछ टिक्स हो जाते हैं, तो वो भी पैरासाइट्स होते हैं। इसी तरह के पैरासाइट से हमें मलेरिया होता है। आपको ये याद रखना है। जो ये पैरासाइट होता है ना, इतना छोटा होता है ना, ये सिंगल सेल्ड होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल कंटेन करता है। और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? प्लाज्मोडियम ग्रुप से बिलोंग करता है। प्लाज्मोडियम के अंदर 4-5 तरह के होते हैं ये पैरासाइट, लेकिन जिनमें से 1 या 2 ही मलेरिया क्रिएट करते हैं। होता किससे है? जो फीमेल, मतलब जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है उसके काटने से होता है, मेल के काटने से नहीं होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर फीवर होता है, ठंडी लगती है, फ्लू लाइक, मतलब तापमान वगैरह जो टेम्परेचर हो जाता है, वो आप सभी को पता है इसके बारे में। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी। तो भैया अब जब ये वैक्सीन लगाई जाएगी अफ्रीकन कंट्रीज़ में लोगों को, तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे होने वाला है। बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे जान भी बचाई जा सकती है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ क्या कहती है। अगली न्यूज़ कहती है कि USA ने एक्सप्रेसिस अनीज, अनीज का मतलब होता है कि अनकंफर्ट, है ना, थोड़ा प्रॉब्लम उनको है।
अनईज, जैसे आप बीमार हो जाते हो तो अनईज हो जाते हो। S-400 डील, ये S-400 क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, इंडिया और रशिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, आप यू आर वेरी वेल नो। रशिया के पास एक S-400 एक सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम होता है, थोड़ा आपको बता देता हूं। ये सिस्टम क्या करता है, ये सिस्टम एक इतना बढ़िया और एडवांस सिस्टम होता है ना, जैसे मान लो पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर कोई मिसाइल वहां से छोड़ी है, तो उस मिसाइल को हम लोग 400 किलोमीटर दूर और कम से कम सरफेस से 30 किलोमीटर अबव सरफेस ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं थ्रू दिस S-400 सिस्टम। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रडार्स होते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स होती हैं, लॉन्चर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसको अगर हम लोग चाइना वाले बॉर्डर पे और पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे अगर इसको डिप्लॉय कर देते हैं तो हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। इसे कहते हैं S-400 ट्रायम्फ। लेकिन जो नाटो है वो इसको कहती है SA-21 ग्रोवलोर। ठीक है, तो इसका नाम थोड़ा सा अलग हो जाता है वहां पे। इसको किसने डेवलप किया है, एक रशिया की कोई कंपनी है, अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो, उसने इसको डेवलप किया है। इससे पहले उन्होंने S-200 और S-300 को भी डेवलप किया था, 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये S-400 लेटेस्ट वन है। और ये अमेरिका में भी एक सिस्टम है जिसे कहा जाता है पैट्रियट 2, या उसके जवाब में उसको बनाया गया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। फिलहाल दुनिया में रशिया के अलावा चाइना और टर्की इस सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। तो इंडिया ने भी $5-6 बिलियन का ऑर्डर दिया हुआ है, कभी भी हम लोगों को इस साल के आखिर में हम लोगों को मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसको यूएसए को प्रॉब्लम इससे क्यों है। सीधी सी बात है, यूएसए को तो प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि यूएसए और चाइना रशिया आपस में दुश्मन है। तो अगर दुश्मन देश और इंडिया और यूएसए आपस में फ्रेंडली कंट्रीज हैं, तो डेफिनेटली इसी वजह से चाइना को अमेरिका को यहाँ पे प्रॉब्लम है। अमेरिका को ऐसा लगता है अगर S-400 इंडिया को मिल जाएगा तो उसकी वजह से शायद रशिया को अमेरिका की टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता चल जाएगा। उस वजह से अमेरिका थोड़ा सा यहाँ पे लेके कंसर्न्ड है। अमेरिका के अंदर एक कानून होता है जिसे कहा जाता है काटसा। इट्स काटसा का यूज करके अमेरिका उन कंट्री के अगेंस्ट में सैंक्शंस लगा सकता है जो रशिया वगैरह से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब इंडिया के ऊपर भी लगाया जा सकता है। हालांकि अमेरिका के अंदर बहुत सारे लॉ मेकर्स ऐसे हैं जो इंडिया के लिए वेवर की डिमांड कर रहे हैं। देखिए यार, इंडिया के सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, हमारी तरफ एक तरफ है पाकिस्तान, दूसरी तरफ है चाइना, बीच में इंडिया बेचारा फंस गया है। तो डेफिनेटली इंडिया को अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत है। हाँ, डिस्पाइट के अमेरिका हमारा फ्रेंड है, उसके अलावा रशिया भी तो हमारा फ्रेंड है ना। 1991 के पहले हम लोग मोस्टली मतलब 80-90% अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट के लिए रशिया के ऊपर ही डिपेंड करते थे। वो तो 2015 के बाद जब से मोदी जी की सरकार आई है, हम लोग थोड़ा सा यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ भी एंगेज हो गए हैं, लेकिन उससे पहले तो हमारा मोस्टली डिफेंस सेक्टर वो रशिया के ऊपर ही डिपेंड करता था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो S-400 को लेकर अमेरिका इज लिटिल बिट अनकंफर्टेबल हो रहा है। ठीक है, इसको अनईज कहते हैं। चलिए, अगली न्यूज क्या है भैया, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज अभी किसको दिया गया है, इसको दिया गया डेविड मैकमिलन, जो कि यूएसए बेस्ड हैं, और उसके अलावा दिया गया है जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट को, इनका नाम है बेंजामिन लिस्ट, इनको दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या कहती है। इन्फॉर्मेशन कहती है कि इनको जो ये मिला है ना, ये प्राइज मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, मतलब कौन सी फील्ड में इन्होंने डिस्कवरी किया था। और ये कोई आज की डिस्कवरी नहीं है, इन्होंने लगभग 2000 में की थी। इंडिपेंडेंट डिस्कवरी है, ये इन्होंने ग्रुप बना के नहीं किया था, इंडिपेंडेंट किया था, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन को स्लो करने के लिए या फास्ट करने के लिए हम लोग एक कैटलिस्ट का यूज करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट का यूज करते हैं, जो या तो उसकी प्रोसेस को स्लो कर सकता है या उसकी प्रोसेस को फास्ट कर सकता है। अभी तक इस दुनिया में हम लोग 2 कैटलिस्ट का यूज करते थे, जिसमें एक वो बोला जाता है मेटल कैटलिस्ट, या तो हम लोग मेटल का यूज करते थे या फिर हम लोग एंजाइम का यूज करते थे। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है, ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मिस्टर लिस्ट ने इन्होंने क्या किया, एक नए तरह का कैटलिस्ट इन्होंने डेवलप किया, जिसे कहा गया ऑर्गेनो कैटलिस्ट। देखिए, नाम में ही लिखा हुआ है ऑर्गन मतलब ऑर्गेनिक, और कैटलिस्ट, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है जब आप इसको एज अ कैटलिस्ट यूज करते हो। तो इसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शन होती है वो ग्रीन केमिकल रिएक्शन होती हैं, तो इट्स अ वेरी गुड फॉर द क्लीन एनर्जी एंड ऑल दैट। ठीक है, उसके लिए ये चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, तो इसके लिए इनको केमिकल ये मिला है, क्योंकि बहुत ही एक लैंडमार्क टाइप का ये डिस्कवरी इन्होंने किया था 2000 में, तो 20 साल पहले इन्होंने किया था। आज इनको रिकग्निशन मिला है, हालांकि उससे पहले ये बहुत जाने माने हैं, लेकिन ठीक है, नोबेल प्राइज मिल जाता तो आपकी एकदम शान ना बढ़ जाती है। चलिए, अगला है, ये है, हम एडिटोरियल को थोड़ी देर में करेंगे क्योंकि आपको पता है हम एडिटोरियल सबसे आखिर में करते हैं। देखिए, ये क्या कहता है रिकॉग्नाइजिंग ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म का मतलब होता है किसी के लिए भलाई करना, भलाई को ऑल्ट्रुइज्म बोलते हैं। ठीक है, जब किसी की भलाई करते हो विदाउट एनी
फेवर, उसको कहते हैं ऑल्ट्रिज्म। जैसे सड़क पे चलता हुआ कोई आदमी भूखा प्यासा है, आपने उसको खाना खिला दिया, इट्स कॉल्ड ऑल्ट्रिज्म ऑल्सो। ठीक है, चलिए अब क्या है, मान लो कोई लोग आदमी किसी का इंसान का सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो गया है। अगर देखिए इंडिया में क्या होता है, बेसिकली कोई भी इंसान उसकी केयर नहीं करता, उसको हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाता है, क्योंकि लोग डरते हैं कहीं पुलिस वाले उनसे क्वेश्चन ना पूछ लें, उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया था, पहले भी इंडियन मोटर व्हीकल जो एक्ट है उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे, और हम लोगों ने कानून भी यहाँ पे पास किया गया था, जिसे कहा गया था गुड समैरिटन। समैरिटन का मतलब होता है जो अच्छे नागरिक होते हैं, गुड समैरिटन। तो इसके तहत अगर कोई इंसान किसी की मदद करता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह किसी का हो जाता है, तो उससे कोई भी तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और ना ही पुलिस उसको बोदरेशन करती है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग मदद नहीं कर रहे थे किसी और की, तो सरकार ने क्या किया, अभी सरकार ने एक नया रूल लेकर आई है सरकार, जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो लोग किसी की हेल्प करेंगे उनको 5,000 रुपए का एक बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, अगर सड़क के किनारे कोई आदमी मर रहा है, एक्सीडेंट हो गया है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, उसकी जान बच जाती है, तो आपको 5,000 रुपये मिलेगा। उसके अलावा एक सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, रिकग्निशन मिलेगा कि आपने किसी आदमी की जान बचाई है। उसके और ये कौन करेगा, ये सारा स्टेट गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक साल में ऐसे 10 लोगों को चूज करेगी जो बेस्ट गुड समैरिटन है, और उनको 1,00,000 रुपए का इनाम देगा। शायद इसकी वजह से कुछ लोगों को मोटिवेट होंगे और वो लोगों की आगे आगे हेल्प करेंगे। देखिए इंडिया पूरी दुनिया में तीसरी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। हालांकि एक्सीडेंट तो यूएसए और जापान के अंदर भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे डेथ नहीं होती हैं। उसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं ना, रोड वगैरह वहाँ पे लोग अवेयर हैं, सेफ्टी है, गाड़ियाँ अच्छी होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। खैर, कोविड-19 के समय में होते हुए भी इंडिया में पिछले साल 1,33,000 लोग वो एक्सीडेंट की वजह से मर गए, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब सोच के देखो, जब लॉकडाउन में इतने लोग मरते हैं तो नॉर्मल कितना ज़्यादा लोगों की डेथ यहाँ पे होती होगी, है ना। तो उसके बारे में बस यही कहा गया है कि जो लोग हैं, धीरे धीरे इंडिया इज़ ए मोटराइजिंग कंट्री ना, इंडिया में व्हीकल ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं डे पर डे, तो उसके लिए इंडिया में एक्सीडेंट डेफिनेटली फ्यूचर में ज़्यादा होंगे। अगर लोग अवेयर होंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की जान यहाँ पे बचाई जा सकती है। तो उसके बारे में ही पूरा आर्टिकल यहाँ पे ये था। ठीक है, अगला आर्टिकल क्या कहता है, वो कहता है ट्रेड मल्टीलेटरलिज्म इज एट रिस्क। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब ये होता है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व होती हैं। ये बात कर रहा है WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही है। WTO को बनाया गया था 1995 में। किस लिए बनाया गया था, ग्लोबलाइजेशन के लिए बनाया गया था, ताकि जिस पूरी दुनिया में जो भी कंट्री हैं वो आपस में एक ही मंच के ऊपर आए, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, और वो टैरिफ जो बैरियर होता है, ट्रेड बैरियर, उनको दूर करें। उसके लिए WTO बनाया गया था। लेकिन अभी WTO में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बिकॉज चाइना का जो राइज हुआ है, रशिया को जो राइज हुआ है, उसकी वजह से इसके अंदर डिस्टर्बेंस हो गई है। और आज के समय में जो वेस्टर्न कंट्री है, जो अमेरिका है, वो WTO के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है। देखिए WTO के अंदर प्रोविजन होता है जिसे कहा जाता है अपलेट बॉडी। ये अपलेट बॉडी क्या करती है, अगर किसी एक या 2, 4, 5 कंट्री के अंदर डिस्प्यूट होता है किसी बात को लेके, तो उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करती है ये अपलेट बॉडी। ये इस अपलेट बॉडी के अंदर 7 लोग होते हैं, मतलब 7 कंट्री जो है अपने अपने लोगों को यहाँ पे नॉमिनेट करती हैं, उससे ये चूज किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पे पेंडेंसी हो गई है। इसका मतलब जो कंट्री के अंदर डिस्प्यूट था वो भी रिजोल्व यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। जैसे एक रिजोल्व का आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे MSP। इंडिया जो MSP देता है बहुत सारी फसलों के ऊपर, ये MSP को वेलकम नहीं किया जाता है WTO के अंदर। MSP को वो लोग एनकरेज नहीं करते हैं। इसकी वजह से इंडिया को लेके कुछ कंट्रीज का वहाँ पे कंसर्न भी है। जैसे कनाडा का आपका एग्जांपल देता हूँ, कनाडा की हिपोक्रेसी आपको बताता हूँ। कनाडा जो है वो WTO में इंडिया को अपोज करता है फॉर दिस MSP। लेकिन जब इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट हुए तो वही कनाडा ने कहा कि रे हम तो फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं। भैया फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए और फार्मर किसको सब मांग रहे हैं, MSP को मांग रहे हैं। तो एक तरफ तो आप MSP को, इंडियन फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप WTO में इंडिया को अपोज कर रहे हो बिकॉज इंडिया MSP देता है। तो इट्स कॉल्ड हिपोक्रेसी। तो जैसे इंडिया में पॉलिटिक्स चलती है ना, इसी तरह से कनाडा में भी पॉलिटिक्स चलती है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस थे और इलेक्शन में वहाँ पे बहुत सारे इंडियन लोग हैं, तो उनकी वोट लेने के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं। तो ऐसी बातों पर ज़्यादा फोकस मत किया करो, ठीक है। उसके अलावा WTO में और भी कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जैसे ट्रिप्स वेवर का एक मुद्दा है, जो मतलब ये वैक्सीन बनाने को लेके है। आपको पता है कि जितनी भी वैक्सीन बनाई जाती हैं सारी की सारी वेस्टर्न कंपनीज बनाई जाती हैं। इंडिया और अफ्रीका ने कहा है कि आप हमें वैक्सीन वेवर दीजिए ताकि हम लोग इंडिया के अंदर भी वैक्सीन बना सकें। लेकिन अभी तक WTO ने इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने WTO को थोड़ा सा वीक कर दिया है। वो WTO को आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। तो इसको लेके ही ये था कि जो मल्टीलेटरिज्म था वो आजकल रिस्क पे हो गया है
WTO के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है भैया, वो कभी भी मतलब WTO की वैल्यू वो नहीं रही जो पहले थी, कहने का मतलब ये है। चलिए, तो ये रोड एक्सीडेंट वाला तो आपको थोड़ा बता ही दिया है, ठीक है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है ये गवर्नमेंट आस्क टॉप कोर्ट टू सेट कोटा नॉर्म फॉर द प्रमोशन, ठीक है। देखिए SC ST को प्रमोशन, जब आप वो लोग जॉब के लिए एंट्री अप्लाई करते हैं तो उनको वहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, इसमें तो सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन है। एक बार जॉब मिलने के बाद आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रमोशन दिया जाता है, ये पूरी बात है। थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि पूरा मामला क्या है। पूरा मामला ये है कि जो रिजर्वेशन दी जाती है, ये दी जाती है इंडिया में आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 16(4)A के अंडर में, ठीक है। आर्टिकल क्या कहता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कि उन लोगों को रिजर्वेशन दी जाएगी जो बैकवर्ड होंगे या जिनकी प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यहाँ पे कहीं पे भी इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस का यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब अगर आप गरीब हो तो गरीबी के बेसिस पे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16(4). आर्टिकल 16(4)A क्या कहता है, रिजर्वेशन इन द मैटर ऑफ प्रमोशन। आर्टिकल 64, तो ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं एग्जाम के परस्पेक्टिव से, ठीक है। तो अब मामला यहाँ पे ये फंसता है कि जो प्रमोशन के अंदर जो रिजर्वेशन दिया जाता है, क्या क्या ये देना जरूरी है, क्या ये मैंडेटरी है? नहीं मैंडेटरी है। ऐसा 2006 में मिस्टर नागराज और यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था कि ऐसा मैंडेटरी नहीं है। जब स्टेट को लगता है कि एनफ रिप्रेजेंटेशन हो चुका है तो स्टेट इसको डिसकंटिन्यू कर सकता है। हालांकि जो इंदिरा साहनी केस हुआ था 1990s में, जो मंडल कमीशन के बाद, उसमें किसी भी तरह से प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन की बात नहीं कही गई है। अब होता क्या है, अगर कोई स्टेट अगर प्रमोशन को खत्म करना चाहता है तो उसके लिए उसको डेटा प्रोवाइड करवाना पड़ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस तरह का कोई भी डेटा आपको प्रोवाइड करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन एनफ है तो आप इसको खत्म कर सकते हो। देखिए, जो लेटेस्ट डेटा सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने प्रोवाइड करवाया उसमें क्या कह रहे हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, इन तीनों कैटेगरी में जो SC कैटेगरी के लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है 15.34% और SC ST से जो लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है 6.818%। अब इसको देखने से आपको क्या लगता है? इसको देखने से ये लगता है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये जो आपको ये परसेंटेज नजर आ रहा है ना, ये सिर्फ ग्रुप बी और ग्रुप सी में है। आज भी ग्रुप ए में, मतलब जो हायर पोस्ट होती हैं, वहां पे SC और ST कैटेगरी की रिप्रेजेंटेशन काफी कम है, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा मामला था, आपको पता होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट, अभी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि सर आप हमें कोई एग्जैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दीजिए, हम लोग काफी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उसको लेके ये पूरा मामला यहाँ पे है, ठीक है। मलेरिया की वैक्सीन तो मैंने आपको बता दी, आर्टिकल यहाँ पे रिपीटेड हो गया है। एनीवेज, आगे वाला न्यूज है वो क्या कहता है कि नो वर्ड ऑन द पार्लियामेंट्री पैनल। ये पार्लियामेंट्री पैनल क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूं। पार्लियामेंट्री पैनल का मतलब होता है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज, इसके अंदर जो सरकार पावर में होती है, मेजोरिटी में होती है, और जो अपोजिशन में होती हैं, उनके मेंबर आपस में मिलके बैठ के बातचीत करते हैं। देखिए, पूरा मामला आपको बताता हूँ क्या है। अब देखो, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, बहुत सारा काम होता है पार्लियामेंट में, लेकिन वो काम जो किया जाता है पार्लियामेंट में, देखिए पार्लियामेंट तो थोड़े समय के लिए ही बैठती है ना। जब पार्लियामेंट्री सेशन होते हैं, बजट सेशन होता है, आपका विंटर सेशन होता है, आपका मॉनसून सेशन होता है, लेकिन इतना बड़ा कंट्री है, साल भर काम होता रहता है। तो पर्दे के पीछे जो साल भर काम किया जाता है उसको वो किया जाता है थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज। जो पार्लियामेंट का आपको काम नजर आता है उसका 70 से 80% काम तो पर्दे के पीछे होता है। ऐसा क्यों किया जाता है? टाइम बचाने के लिए किया जाता है। अगर सारे के सारे काम पार्लियामेंट्री सेशन में होने लगेंगे ना तो बहुत समय खर्च हो जाएगा। उसके लिए, टाइम सेविंग के लिए, पार्लियामेंट्री कमिटीज को बनाया जाता है। इसके अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो अपोजिशन पार्टी से भी होते हैं, मेजोरिटी पार्टी से भी होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई बिल है, अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट के अंदर, तो पहले वो बिल जो है इन पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास जाता है। इसके अंदर जितने भी मेंबर होते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, अमेंडमेंट को सजेस्ट करते हैं, उसके बाद उस बिल को दोबारा से पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरह की प्रोसेस होती है। बेसिकली इसको स्क्रूटनी के लिए यूज किया जाता है ना। अब ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? डेफिनेटली इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन से ही तो आया था, है ना। तो इसको भी हम लोग बोलेंगे कि ब्रिटेन से आया है। अगर आप यहाँ पे बात करो प्रोविजंस की, तो आर्टिकल 105 और आर्टिकल 108 ये दोनों पार्लियामेंट्री कमिटीज की बात करते हैं, ठीक है। इस समय इंडिया में 19 स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी हैं और 24 डिपार्टमेंटली पार्लियामेंट्री कमेटी हैं। हमारे यहाँ पे दो तरह की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, आपको बता देता हूँ। एक कमेटी होती है जो परमानेंट होती है।
परमानेंट, जिसका परमानेंट नेचर होता है, जो कभी भी खत्म नहीं होती है, उसको कहा जाता है स्टैंडिंग कमेटी। देखिए स्टैंड का मतलब ये होता है परमानेंट। दूसरी कमेटी होती है उसको कहा जाता है एड होक कमेटी। एड होक कमेटी टेम्परेरी कमेटीज होती हैं जिनको किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया जाता है और उस पर्पज को फुलफिल करने के बाद उनको खत्म कर दिया जाता है, उन्हें कहते हैं एड होक कमेटी। जैसे इंक्वायरी कमेटी होती है, एडवाइजरी कमेटी होती है। इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको मान लो जैसे 2G स्कैम हुआ था, उस समय में इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। जब बोफोर्स स्कैम हुआ था इंडिया में, उसके लिए बनाई गई थी। या फिर जो स्टॉक मार्केट में स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम, उसके लिए बनाई गई थी, उसको कहा जाता है। ठीक है, ये स्टैंडिंग जो कमेटी होती हैं, इसके अंदर लोकसभा के मेंबर भी होते हैं, राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं, किसी किसी के अंदर दोनों होते हैं, मिक्स होते हैं। ठीक है, ये एक आपका लक्ष्मीकांत के अंदर प्रॉपरली पूरा चैप्टर दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मामला क्या है, स्टैंडिंग कमेटी का आपको पता चल गया। मामला ये कहता है कि सरकार जो है ना, मोदी सरकार, वो पार्लियामेंट्री कमेटी की जो लास्ट डेट थी वो 12 सितंबर को खत्म हो चुकी है। उसके अलावा देखिए लगभग 1 महीना हो गया है, उसके बावजूद भी ये लोग नई स्टैंडिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप बात करो पिछली सरकार से, अगर आप कंपैरिजन करो, पिछली सरकार ने लगभग 60% से लेकर 71% जो बिल थे वो स्टैंडिंग कमेटी के पास जाते थे रिव्यू करने के लिए, लेकिन इस प्रेजेंट सरकार में सिर्फ 25% और 11% बिल ही स्टैंडिंग कमेटी के पास गए हैं। इसका मतलब जो प्रेजेंट सरकार है वो स्टैंडिंग कमेटी को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस नहीं देती है। तो ये डेमोक्रेसी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पोजिशन पार्टी कह रही है और ऐसा नजर भी आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल क्या कहता है। अगला आर्टिकल कहता है वो यूपी से है। एक सर्वे किया गया है, किसने किया है, काउंसिल ऑन एनवायरमेंट एनर्जी एनवायरमेंट एंड द वाटर, CEEW। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, रिसर्च करती है। इसने कुछ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे EDGR, इनका जो है डेटा कलेक्ट किया है। उस डेटा कलेक्ट करने के बाद ये पता लगाया है कि यूपी के अंदर सबसे ज्यादा, आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीटली, यूपी के अंदर जो है सबसे ज्यादा पोल्यूटेंट्स, सॉलिड पोल्यूटेंट्स पाए गए हैं, जिसे कहते हैं PM 2.5। क्यों पाए गए हैं उसका रीजन बस आपको पता होना चाहिए। उसका रीजन है सॉलिड फ्यूल यूज। आज भी यूपी के अंदर बहुत सारे लोग आग जलाने के लिए, रोटियां मतलब खाना वगैरह बनाने के लिए LPG सिलेंडर उनके पास नहीं है, अभी भी वो लोग लकड़ी का यूज़ करते हैं, या फिर जो काव डंग होता है ना, उपले वगैरह बनाए जाते हैं, उनका यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे PM 2.5 पाया जाता है। उसके अलावा महाराष्ट्र में सेकंड नंबर पे पाया जाता है। अगर आप बात करो पोल्यूटेंट्स की, कौन कौन से पोल्यूटेंट को ये कंसीडर करते हैं, PM 2.5, PM10, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर, इन सभी के सभी पोल्यूटेंट्स को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसका नाम है नेशनल क्लीन एयर कैंपेन प्रोग्राम, जिसके तहत इंडिया ने ये टारगेट लिया है कि हम लोग 122 कंट्रीज में पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे टिल 2024। ठीक है, अब इस टारगेट को अचीव आप तभी कर सकते हो भैया जब आप क्लीन एनर्जी का यूज़ करोगे, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे जो है कोई ये अगर आप पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हो, इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। सरकार ने एक नया प्रोग्राम चलाया है जिसके अंदर 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स को सरकार बनाने की बात कर रही है। ठीक है, इसके लिए गुजरात और तमिलनाडु ये दोनों इंटरेस्टेड हैं, इसके बारे में आप देख सकते हो। ठीक है, इसको कहा जाता है PM मित्रा। PM मित्रा, ठीक है, PM मित्रा की फुल फॉर्म क्या है, PM मित्रा की फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल्स मित्रा। ठीक है, बस यही था, इसके बारे में कोई खास नहीं है। उसके अलावा बाकी सारी न्यूज़ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड न्यूज़ से आपको क्या पढ़ना है, अब ये नोबेल वाला तो मैंने आपको करवा ही दिया केमिस्ट्री में, तो इसको तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। अगर आप देखो तो देखिए ये है, इधर चाइना है, इधर है आपका ताइवान, और ये बीच में जो है ना ये है एक डिवाइडिंग लाइन, इसे कहते हैं ताइवान स्ट्रेट। अब चाइना तो आपको पता ही है कि ताइवान को अपना पार्ट मानता है, तो चाइना का जो नेशनल डे था, और उसके अलावा और वैसे भी चाइना अपने जेट प्लेन्स वगैरह को ताइवान के एयर जो इसका है एयर स्पेस है उसके अंदर इंक्लूजन करता रहता है, तो जिसकी वजह से चाइना को खतरा है, ताइवान को खतरा है। चाइना ने बार बार कह रहा है कि ताइवान उसका पार्ट है और वो कभी भी ताइवान को अपने कब्जे में ले लेगा, तो उसकी वजह से यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर भी हलचली मची हुई है। तो वो पूरे का पूरा मामला था। तो ये ताइवान के ही जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ कहा है, आप इसके बारे में भी यहाँ पे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, एशियान मीट शन म्यांमार जनता ग्रुप, देखिए एशियान की मीटिंग होने वाली थी। आप सभी को पता है कि म्यांमार के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ है ना, जिसकी वजह से जो वहाँ की डेमोक्रेटिक सरकार थी उसको कुचल दिया गया है बाय द मिलिट्री, जिसकी वजह से एशियान कंट्री उससे खुश नहीं है।
थोड़े समय पहले एशियन कंट्री ने म्यांमार को एक 5 पॉइंट प्लान बताया था कि आप ह्यूमन राइट्स को प्रॉपर कीजिए, वैक्सीनेशन कीजिए, लोगों को खाना वगैरह पहुंचाइए। इस तरह के 5 पॉइंट बताए गए थे। उस समय म्यांमार ने कहा था कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से एशियान की मीटिंग में शायद म्यांमार को ना बुलाया जाए। ठीक है, उसके बारे में ये आर्टिकल था। अब बात करते हैं आज के एडिटोरियल के बारे में। ठीक है, आज का एडिटोरियल क्या कहता है? आज का एडिटोरियल कहता है अ स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया इन अ वर्ल्ड दैट इज अड्रिफ्ट। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है आज का एडिटोरियल। तो आज का एडिटोरियल रहा ये। ठीक है, देखिए दुनिया में आज के समय में, देखिए कुछ समय तक पहले इंडिया में वर्ल्ड में कोल्ड वॉर की मैं बात कर रहा हूँ, एक तरफ यूएसए था, दूसरी तरफ यूएसएसआर हुआ करता था। तो बाईपोलर वर्ल्ड था। बाईपोलर का मतलब दो। ठीक है, बाद में जब यूएसएसए का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो दुनिया यूनिपोलर हो गई। अमेरिका वाज द सोल पावर। इवन आज के समय में भी अमेरिका इज द सोल पावर, बट चाइना के राइज होने की वजह से थोड़ी सी इक्वेशन यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, क्योंकि चाइना का एकदम से राइज हुआ है ना। उसको लेके ही ये पूरा आर्टिकल है कि इंडिया पहले क्या करता था, इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करता था कि भैया ना तो हम अमेरिका का पार्ट हैं और ना ही हम यूएसएसआर का पार्ट हैं। खैर, क्या मॉडर्न समय में इंडिया इस नॉन अलाइनमेंट को फॉलो कर सकता है, उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। क्या कहते हैं? कह रहा है कि दुनिया आज के समय में ना तो बाईपोलर है और ना ही मल्टीपोलर है। दुनिया कहीं ना कहीं बीच में है। बाईपोलर जो ट्रेंड था वो टूटता नजर आ रहा है और मल्टीपोलर ट्रेंड भी नजर नहीं आ रहा कहीं ना कहीं। अमेरिका अभी भी डेफिनेटली हेजमनी है, लेकिन अमेरिका के अलावा कोई दूसरी कंट्री भी छटपटा रही है अपने हेजमनी को यहाँ पे एग्जर्ट करने के लिए। वो पूरे का पूरा मामला है। अब देखिए, जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो थोड़ा सा अभी डिस्ट्रॉय होता नजर आ रहा है। कैसे? क्योंकि दुनिया के बीच में आजकल जो है वो पहले वाली बात नहीं रही है, ऑर्डर वाली बात नहीं रही है। कैसे कैसे नजर आता है? जैसे कोविड के समय में हर कंट्री अपना अपना भला चाह रही है। अमेरिका कहता है अमेरिका फर्स्ट, यूरोप कहता है यूरोप फर्स्ट, चाइना भी कह रहा है, रशिया भी कह रहा है। तो जिसकी वजह से क्या नजर आ रहा है कि दुनिया में जो ऑर्डर था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्लाइमेट चेंज को लेके भी अमीर कंट्री अपना अपना गीत गा रही हैं, डेवलपिंग कंट्री अपना अपना गीत गा रही हैं, तो उसके लिए भी कोई कोलैबोरेशन उनके बीच में नहीं बन पा रहा है। ये क्या शो करता है? यही शो करता है कि दुनिया में अभी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, धीरे धीरे एडजस्ट होने में समय लगेगा, है ना। उसके अलावा जो इंडियन इकोनॉमी है या ग्लोबल इकोनॉमी वो भी स्टैग्नेंट हो गई हैं, क्योंकि ट्रेड जो है वो पहले से डिस्टोर्ट हो गया है कोविड की वजह से। समझ लो कुछ कंट्री ऐसी हैं जो ग्लोबलाइजेशन से पीछे हट रही हैं, जैसे अमेरिका इस दुनिया में चैंपियन था ग्लोबलाइजेशन को लेके, लेकिन अभी ट्रम्प के मामले आपको पता है अमेरिका फर्स्ट, इंडिया कहता है कि इंडिया फर्स्ट एंड ऑल दैट, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा रिवर्स होता यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इससे क्या पता लगता है? इससे यही पता लगता है कि दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर है कहीं ना कहीं उस वहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पावर थी वो शिफ्ट होती नजर आ रही है। और चाइना का जो राइज हुआ है, जिसकी वजह से चाइना और अमेरिका के बीच में जो राइवलरी हुई है, इसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो एक नई दुनिया, एक नया ऑर्डर जो है दुनिया के सामने आ रहा है, चाहे आप क्लाइमेट चेंज की बात करो, चाहे आप कोविड की बात करो। ठीक है, अब यहाँ पे एशिया का क्या रोल है? ऐसा कहा जाता है कि जो 21st सेंचुरी है वो एशियन सेंचुरी होने वाली है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। खैर, एशिया का यहाँ पे रोल क्या है? एशिया के अंदर जैसे आपका इंडिया है और चाइना है, ये दो ऑलमोस्ट ये जो यहाँ पे बड़ी पावर है, तो इनके बीच में भी राइवलरी है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है कि यूएसए स्टिल अ वेरी ग्रेट पावर, लेकिन उसका शिफ्ट अभी किसकी तरफ हो गया? चाइना की तरफ हो गया। पहले वो रशिया की तरफ हुआ करता था, है ना। और चाइना हमारा नेबर है, तो चाइना जब हमारे नेबरहुड में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो जिसकी वजह से इंडिया में इशू क्रिएट हो जाएंगे, हमारा बॉर्डर इशू एंड ऑल दैट। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि फ्यूचर में चाइना के साथ हमारे रिलेशन और ज़्यादा खराब होने वाले हैं। अब ये सुधरने वाले नहीं हैं। चाइना बार बार अपनी पावर को दिखाने के लिए बार बार वो बॉर्डर के एरिया में कन्फ्रंटेशन करने वाला है। तो आपको कन्फ्रंटेशन को भी ध्यान में रखना है और कोऑपरेशन को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि चाइना से डायरेक्ट हम लोग कन्फ्रंट नहीं कर सकते। ना तो वो चाइना के लिए ठीक रहेगा, ना वो हमारे लिए ठीक रहेगा। तो फायदा तो इसी चीज़ में कि भैया पीसफुली आप एग्जिस्ट कीजिए, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी भी हैं, जिसे कहते हैं ना आपदा में अवसर। तो ये आपदा तो है हमारे सामने, चैलेंज तो है, लेकिन कैसे इस चैलेंज को हम लोग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे बड़ी बात है। कैसे कर सकते हैं? देखिए, इंडिया इज कमिंग क्लोजर टू यूएसए, और यूएसए या यूरोपियन कंट्री के साथ जब इंडिया क्लोज हो गया है, क्योंकि देखिए अभी हमारा दुश्मन कॉमन है चाइना,
तो उससे इंडिया को क्या बेनिफिट होगा? बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा एनर्जी वाले क्षेत्र में, ट्रेड वाले में, इन्वेस्टमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ में, क्लाइमेट चेंज के लिए हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी को वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, है ना। रीन्यूएबल एनर्जी के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं उनकी हेल्प से, और डिजिटल कोऑपरेशन, इन सारे मामले में ये कंट्री हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं फ्यूचर में। तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। इंडिया को वेस्टर्न पावर्स के साथ और ज़्यादा एंगेज होने की जरूरत है ताकि वो लोग हमारी हेल्प कर सके और एक हम चाइना को भी काउंटर कर सकें, ठीक है। तो उसके बारे में मामला था। उसके अलावा जो लाइक माइंडेड कंट्री हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, न्यूजीलैंड है, फ्रांस है, इन कंट्री के साथ भी कोलैबोरेशन एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। तो सिर्फ और सिर्फ यूएसए के ऊपर ही हम लोगों को डिपेंडेंट नहीं होना है, दूसरी कंट्री के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाने की यहाँ पे जरूरत है। उसके अलावा कुछ और भी एरिया है जहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं, जैसे डिजिटल स्पेस में हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इंडिया को चाहिए कि इंडियन ओशन में हम अपनी जो पकड़ है उसको और ज़्यादा मजबूत करें। इंडिया एक मैरीटाइम कमीशन बना सकता है जिसमें हम बांग्लादेश को, म्यांमार को, श्रीलंका को, ऐसी कंट्री को इंक्लूड कर सकते हैं एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ले सकते हैं हम लोग पार्टनर कंट्री के साथ, जिसमें जो है काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी की इंडिया जो है वो इनको हेल्प प्रोवाइड करवा सकता है। तो कहने का मतलब यह कि इंडिया शुड एक्ट लाइक अ बिग ब्रदर टू दीज कंट्रीज। इंडिया को इन कंट्री की मदद करनी चाहिए, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो इकोनॉमी हेल्प हो, चाहे वैक्सीन हो, है ना, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो। इंडिया को यहाँ पे हेल्प करने की जरूरत यहाँ पे है, ठीक है, ऐसा इसके अंदर कहा गया है। तो ये एक नॉन अलाइनमेंट 2.0 का जमाना है। अभी आप लोग नॉन अलाइनमेंट कंप्लीटली नहीं रह सकते। इंडिया को अपनी जरूरतों के हिसाब से दूसरी कंट्री के साथ कोलिशन करने की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन बाद में सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये कहता है कि इंडिया को सार्क को रिवाइव करना पड़ेगा, है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। यहाँ पे इंडिया के बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है, तो इंडिया को इसको रिवाइव करने की जरूरत है। इसकी हेल्प से हम लोग अपनी नेबरिंग जो कंट्री हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं और प्रोस्पेरिटी और सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? उसके अलावा इंडिया को अपने बॉर्डर को ओपन करना चाहिए इन कंट्रीज के लिए रादर देन क्लोज। लेकिन रिसेंट समय में देखा गया है कि इंडिया ने अपने बॉर्डर को क्लोज किया है। क्लोज करने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जैसे अंडरग्राउंड ट्रेड, इलीगल ट्रेड, स्मगलिंग वगैरह इंक्रीज हुई है। बॉर्डर का क्रिमिनलाइजेशन ज्यादा हो गया है पहले उसके कंपैरिजन में। और उसके अलावा चाइना के जो गुड्स हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा चाइना ने वहां पे अपना ट्रेड के हिसाब से कह रहा हूँ अपने सामान को डंप कर दिया है, जिसकी वजह से इंडिया का जो ओवरऑल डोमेस्टिक जो ट्रेड है वो डिसबैलेंस हो गया है। ये चीजें तभी दूर हो सकती हैं जब इंडिया अपने बॉर्डर को ओपन करेगा और अच्छे से रेगुलेट करेगा। रेगुलेट ज्यादा जरूरी है रादर देन बैन। तो बैन मत कीजिए, रेगुलेट कीजिए, ठीक है। इंडिया को सेल्फ स्ट्रेंथनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। देखो दोस्तों, जब आप कमजोर होते हैं ना, वो कोई भी थप्पड़ मार के जा सकता है ना। इसीलिए इंडिया को अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करने की जरूरत है ताकि हम लोग भी वर्ल्ड ऑर्डर में एक अपनी स्ट्रेंथ लाएं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे आपका पर कैपिटा इनकम हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे स्पेस हो, साइबर सिक्योरिटी हो, टेररिज्म हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, किसी भी तरह का हो। इंडिया को चाहिए कि वो अपने आप को खुद मजबूत करे। अगर इंडिया अपने आप को खुद मजबूत करेगा तो इंटरनेशनल एरिना में, स्टेज पे इंडिया एक बेटर और एक वर्ल्ड लीडर बन के उभर सकता है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट इट। जो आपको आज का एमसीक्यू दिया है उस एमसीक्यू को जरूर सोल्व करें कमेंट सेक्शन में। कल वाले में मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।